Good afternoon, dear students. Once again, I welcome you for this new QIP session. इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. QIP 698 का सॉल्यूशन है, देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है. क्वेश्चनियर लिखा हुआ है, क्वेश्चनियर. इंटरवेंशन लिखा हुआ है, कमेटी लिखा, आउटकम लिखा हुआ है. कमेटी MMITTEE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. आउटकम बिल्कुल इजी स्पेलिंग है. इंटरवेंशन भी बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है. जो इनएप्रोप्रिएट स्पेलिंग क्या है हमारी, वो है क्वेश्चनियर. तो एप्रोप्रिएट स्पेलिंग क्या होगी? QUESTION, दो बार एन लिखना है, IRE, क्वेश्चनियर. ये स्पेलिंग होगी इसकी एप्रोप्रिएट स्पेलिंग. क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मैनी पीपल, many people to get information. क्वेश्चंस की एक लंबी लिस्ट जो कि काफ़ी लोगों द्वारा पूछी जाती है टू गेट इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर को हम रिसर्च tool, a research tool to conduct survey. ठीक है, सर्वेज. किसी सर्वे के लिए रिसर्च करने का जो टूल होता है उसे हम क्वेश्चनियर कहते हैं. यानी कि क्वेश्चनियर का अगर सिनोनियम देखें तो सर्वे जो हो जाएगा इसका एग्जैक्ट सिनोनियम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा. तो एग्जैक्टली जो स्पेलिंग वो थी हमारी, ए स्पेलिंग इनएप्रोप्रिएट थी. सही स्पेलिंग क्या होगी इसमें आप लोगों ने देख लिया, डबल एन यानी एन दो बार यूज करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. एक्टिव फॉर्म देना है, यानी कि पैसिव वॉइस दिया हुआ होगा ऑलरेडी. एक्टिव स्ट्रक्चर को देखना है. लिखा क्या है? अ टेरेबल डिजास्टर, एक भयानक कोई डिजास्टर होता है. वॉज विटनेस्ड बाय आवर कंट्री. वॉज विटनेस्ड जो है वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है. यानी एज यू नो वॉज और वर के साथ अगर थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है किसी पैसिव स्ट्रक्चर में यानी पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्या होने वाला है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसका आंसर होने वाला है. ठीक है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, किस में बात कर रहा हूँ मैं? एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ. ठीक है, अगर सेकेंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में दे रखा है और आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप वॉज और वर्ब के साथ जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म डालेंगे. देखेंगे तो फर्स्ट में ए में हैड विटनेस लिखा हुआ है, इज विटनेसिंग लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म विटनेस लिखा हुआ है. इसमें विटनेसेस यानी प्रेजेंट, तो ये वाला जो है विटनेसेस प्रेजेंट है, गलत हो गया. इज विटनेसिंग गलत हो गया. हैड विटनेस जो है वो गलत हो गया. तो सही आंसर क्या हुआ हमारा? सी आंसर हो गया. ठीक है, जो विटनेस जो है हमारा एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में सेकंड फॉर्म हो गया, इधर सेकंड फॉर्म में. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as one word substitution for the given group of words. देखिए क्या दिया हुआ, वन वर्ड देना. फेल टू नोटिस, इग्नोर और कंडन. ठीक है, एन ऑफेंसिविटी सी. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ओवरलुक हो जाएगा. ओवरलुक का मतलब इग्नोर. ठीक है ना, यानी अनदेखा करना. अनदेखा, इग्नोर, ओवरलुक. ओवरलाई का मतलब है लाई ऑन टॉप ऑफ समथिंग.
लेट जाना, किसी सतह पर लेट जाना, ठीक है, ओवरलाई होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, जिस वन वर्ड का डी आंसर हो जाएगा, ओवरलुक, यानी इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, फेल टू नोटिस, ध्यान ना देना। नेक्स्ट देखिए, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। ही नोज दैट ही हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड, बट टू वर्क हार्ड। जब हम बात करते हैं कंजंक्शन चैप्टर की, कंजंक्शन में हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसमें बेसिकली हम किसको देखते हैं, पेयर, जो हमारे पेयर कंजंक्शन होते हैं उनको देखते हैं। तो अदर या नो अदर के साथ आपने किसका पेयर देखना है, देन, किसका पेयर देखना है, देन, THAN, ठीक है। तो सही आंसर किस में हो जाएगा हमारा, बट की जगह पे क्या लिखेंगे हम, देन लिखने वाले, ठीक है, देन टू वर्क हार्ड। आप लोगों ने ध्यान देना है, नो अदर, नो अदर के बाद जो है, जो वर्ड लिखा जाएगा वो एम्फेसाइज करने के लिखा जाता है, एम्फेसाइज। और देन के बाद जो लिखा जाता है उसको रिमेनिंग ओनली, केवल जो बचा है, रिमेनिंग ओनली, केवल जो बचा है। यानी इसमें जो बोला गया, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन को एम्फेसाइज किया है, देन के बाद टू वर्क हार्ड, केवल उसके पास बचा है, क्या बचा है, उसके पास और मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। तो नो अदर के बाद जो ऑप्शन है वो एम्फेसाइज करने के लिए लिखा गया है, और देन के बाद बचा क्या है, केवल जो बचा है उसके पास रिमेनिंग पार्ट क्या है, वो है वर्क हार्ड, केवल मेहनत करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, बी पार्ट में जो है इसमें एरर है हमारा, बट की जगह हम रिप्लेस करेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। अब इसमें क्या देखना है हमें, क्रजल वन ब्रेन, ये पहले भी कराया जा चुका है, कई अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में आया है, क्रजल वंस ब्रेन। अब ध्यान देने वाले कि ये चीज़ क्या है हमारी, यानी एक तरह के अपने ब्रेन को झंझोड़ना, यानी कि ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करना, बार बार सोचना किसी चीज़ के बारे में। जैसे हम कहते हैं यार याद नहीं आ रहा है, कुछ तो था, कुछ तो था, कहीं तो वो रखा था, कहीं पे आप चाबी रख के भूल गए हैं, तो अपने दिमाग को झंझोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बात ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, यानी हम क्या लिख सकते हैं, ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, ठीक है ना, बार बार सोच रहे हैं। तो इसमें क्या है, टू थिंक हार्ड, टू थिंक हार्ड, बेहद ज़्यादा किसी चीज़ को याद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, टू थिंक हार्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन देखना है, अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया, व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, आई वॉज वर्किंग 2 जॉब्स, मैं 2 नौकरियां किया करता था, आई वॉज वर्किंग, पास्ट प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखा गया है कि पास्ट में उसका 2 नौकरियां थी, उसके बाद 2 नौकरी करता था। टू प्रोवाइड फॉर फैमिली, यानी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो जनरल, इन जनरल हम क्या टू के साथ जेरेंट तो नहीं लगाते, कुछ सर्टेन केसेस होते हैं, कुछ सर्टेन फ्रेजेस होते हैं जिसमें हम, जैसे विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। कुछ इस तरह के सर्टेन फ्रेज होते हैं जिसमें लास्ट में टू लिखा होता है और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जेरेंट लिखते हैं। अगर आपने नॉन फाइनाइट में जब पढ़ा होगा तो कुछ इस तरह के 12 से 15 कुछ इस तरह के फ्रेजेस हैं जिनमें हम लास्ट में टू होता है और उसके बाद हम जेरेंट को देखते हैं। बट यहाँ पे कोई इस तरह का कोई सर्टेन फ्रेज नहीं है, तो टू प्रोवाइडिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। फॉर सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। फॉर प्रोवाइड यहाँ पे जो टू जो फॉर ये भी इनएप्रोप्रिएट है।
ऑन अगेन नहीं यूज कर सकते किसी अलग प्रेपोजिशन का, तो क्या आ जाएगा? टू प्रोवाइडिंग, टू प्रोवाइड इन्फिनेटिव, टू के साथ हम क्या लिख रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, किसी तरह का कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक इजी स्पेलिंग है, अगर आपने इस वर्ड को पहले पढ़ा है तो आप आसानी से यू कैन टैकल दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। तो जनरल जो स्पेलिंग रिपीट हो रही है आप देख रहे हैं, सहारन अफ्रीकन, ये तो बिल्कुल ठीक है, सभी में इक्वली है। जो रिपीट हो रही है अलग अलग तरह से, वो ये हिप्पोपोटामस जो स्पेलिंग है वो आपको रिपीट होने को देख रहे हैं। तो इसमें कौन सी क्या स्पेलिंग बनेगी? HIPPO, हिप्पो, और फिर पोट लिखेंगे, हिप्पोपोट, फिर क्या लिखेंगे? MAUS, हिप्पोपोटामस, ठीक है। तो स्पेलिंग कौन सी ठीक है हमारी? सी जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्क लिखा हुआ है, बल्क क्या वर्ड है हमारा? बल्क। बल्क में क्या है? जब हम बहुत सारा सामान, जैसे बेसिकली कोई बिजनेसमैन होता है वो बहुत सारा सामान एक साथ खरीदता है, बल्क में खरीदता है, ठीक है ना। रिटेल जो रिटेल शॉपर होते हैं वो थोड़ा सामान खरीदते हैं, लेकिन जो रिटेलर को सामान देते हैं वो बहुत सारा सामान कंपनी से बल्क में खरीदते हैं। तो बल्क का मतलब अ बिग अमाउंट, अ बिग अमाउंट हो गया। बिग अमाउंट, या इन अ लार्ज क्वांटिटी, इन अ लार्ज क्वांटिटी, इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो हमें करना क्या है? इसका एंटो लिखना है, एंटो, ठीक है। तो हैंडफुल वो एक हैवी है। ब्रंट का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है। कॉज टू डैमेज, कॉज टू डैमेज, हानिकारक, जो नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो इसमें जो है हैंडफुल वर्ड है, हैंडफुल का मतलब इन अ स्मॉल अमाउंट, इन अ स्मॉल अमाउंट, यानी जैसे मुट्ठी भर, थोड़ा, थोड़े की सेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली जो एंटो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? एंटो क्या हो जाएगा हमारा? हैंडफुल हो जाएगा। स्टेपल भी इसका सिनोनियम ही है। बल्क अगर हम देखें सिनोनियम, स्टेपल का मतलब बड़ा अमाउंट जो है, बड़ी क्वांटिटी या बड़े अमाउंट को स्टेपल, यानी ये तो इसका सिनोनियम बन रहा है, ठीक है। तो एंटो एक ही है हमारे पास, वो क्या है? हैंडफुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, शी फ्रैंकली कन्फेस्ड, उसने बिना हिचके ये माना है। क्या माना है? किसी तरह की कोई हिचकिचाई से उसने कन्फेस किया है, ये मान लिया दैट शी कुडंट डैश टू परचेज अ कार देन, उस समय वो योग्य नहीं थी किसी कार को खरीदने में, योग्यता नहीं थी। इसका मतलब किसी तरह की पावर, मनी पावर, बॉडी पावर या माइंड पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अफोर्ड एक वर्ड लिखा हुआ, अफोर्ड, इसका मतलब, अफोर्ड का मतलब enough money to buy, enough money to buy, or enough time to do something, to buy something or to do something। क्या वर्ड है? अफोर्ड। टॉलरेट का मतलब सहन करना, स्पेंड का मतलब खर्चना, स्टैंड का मतलब स्टैंडिंग सेंस में बोलते हैं हम, खड़े रहना। अफोर्ड, ठीक है। तो उसने ये मान लिया, उसने कन्फेस किया कि उस समय उसमें योग्यता नहीं थी किसी गाड़ी को परचेज करने या में उसको खरीदने में, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दैट मीन्स शी कुडंट हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार एट दैट टाइम। तो अफोर्ड इज एन राइट, इज अ राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है अफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचुरल इन्वायरमेंट करना क्या है हमें? एंटो देखना भाई। वर्ड क्या दिया हुआ जिसको अंडरलाइन करना है? इन्फ्लुएंस्ड किया होगा।
इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, हैविंग शोन पावर, ठीक है ना, पावर दिखाना, प्रभावित करना। तो इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, लिखा क्या, द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इज वह है क्या, इन कॉन्ट्रास्ट के विपरीत, विद द बिल्ट इन्वायरमेंट, जो बनाया गया है, जिस इन्वायरमेंट को बनाया गया है, विच रेफर टू द एरिया, उस एरिया को डिनोट करता है, रेफर करता है, दैट हैव बीन फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म, जो कि पूर्ण रूप से बदल चुका है, एंड इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित हो चुका है, बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य द्वारा की गई क्रियाओं से, एक्टिविटी, सच एज, कहाँ पे, सिटीज में, टाउन्स में, सब स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, उसी तरह के अलग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो वर्ड है जिसको हमें देखना है वो इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना। तो इसके लिए हम क्या वर्ड देखेंगे, 4 वर्ड है हमारे पास, कर रहा है क्या, हमें एंटो देखना है। इंटरेस्टेड को तो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल देंगे, इसमें कोई वर्ड है नहीं, ठीक है। इनिमिकल लिखा हुआ है, इनिमिकल क्या वर्ड है, देखिए इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है टू हार्मफुल समथिंग, टू हार्मफुल, अगेन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए हानिकार, इनिमिकल है, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली जो इन्फ्लुएंस का मतलब पावर को लेकर बात हो रही है, और इन्फ्लुएंस मतलब उस चीज को प्रभावित करना बिना किसी सपोर्ट के। तो एंटो में क्या जाएगा, बाय पार्टीशन जाएगा, बाय पार्टीशन का मतलब सपोर्टेड बाय, सपोर्टेड बाय, सपोर्टेड बाय। वैसे 2 मीनिंग होते हैं, द्विदल, 2 दल, यानी 2 डिफरेंट पार्टीज को लेकर भी इस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन यहां पे कॉन्टेक्स्ट वाइज जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या है, सपोर्टेड बाय, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा भाई इसके लिए, एंटो जो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन। इनडायरेक्ट फॉर्म देखना है, इनडायरेक्ट स्पीच को देखना है, ठीक है। डायरेक्ट दिया हुआ है नरेशन में, इनडायरेक्ट को देखना। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, किसी अंधे आदमी ने मुझे कहा, कैन यू हेल्प मी, मदद कर सकते हो मेरी, क्रॉस द रोड, रोड को पार कराने मदद कर सकते हो। तो बेसिकली जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम देखेंगे कैन यू हेल्प लिखा हुआ है, यानी आंसर कुड के साथ बनेगा भाई, किसके साथ जाएगा, कुड के साथ बनेगा इसका। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे कुड इसलिए बनेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो मोडाल्स भी क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट में हो जाएगा। पास्ट में होगा तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो ये गलत हो गया हमारा। यहाँ पे आई कुड हेल्प बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, विल हेल्प ये भी हमारा गलत हो गया, यानी या तो ए ऑप्शन हो सकता है या फिर सी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही कुड का यूज किया गया है। लेकिन जब हम इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ते हैं, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, यहां तक लिखा हुआ है द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, यहां तक दोनों में एग्जैक्टली सेम है, बट यहां पे क्रॉस द रोड है, क्रॉस द रोड, यहां पे क्या लिखा, क्रॉस द रोड। तो जो क्वेश्चन में है डायरेक्ट स्पीच में क्या है, क्रॉस द रोड है। जो हमारा टेंस हमें चेंज करना था वो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में क्या एरर हो जाएगा, सी हमारा जो क्रॉस्ड की वजह से ये इनएप्रोप्रिएट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन देखें क्या लिखा है, वन हैज टू बी परसिस्टेंट इन स्टडी, वन हैज टू बी परसिस्टेंट यानी किसी काम में मगन होना, लगे रहना, ठीक है ना। इफ ही और शी, अगर वह चाहता है, किस चीज में, वॉन्ट्स टू गेट, क्या चाहता है, अपनी ड्रीम जॉब अगर वो चाहता है तो उसमें उसको मगन रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। सक्सेस विल रिमेन अनएक्सेप्टेबल इफ वन स्टडीज, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, किसको, इफ वन स्टडीज, वो किस तरह से मेहनत करता है। तो इडियोमेटिकली 4 ऑप्शंस दिए गए, रूट एंड ब्रांच, द 3 R's इन अप्स एंड डाउन, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एज यू नो दैट द फिट्स एंड स्टार्ट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों करेक्ट है, क्योंकि फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर या इरेगुलर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, सॉरी अनअटेनेबल लिखा हुआ है, माफ कीजिए, रिमेन अनअटेनेबल इफ वन स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अगर अपनी स्टडी में वो रेगुलर नहीं रहता है तो अपनी ड्रीम जॉब को वो नहीं पा सकता। चलिए नेक्स्ट,
चलिए, अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल ब्यूरिल, ठीक है, जब तक वो डेड बॉडीज को रखने की जगह कहाँ होती है? म्यूजियम तो नहीं होता, म्यूजियम में तो वेयर एंशियंट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आर केप्ट, सफारी जो होता है वो फॉरेस्ट की है ना, ट्रेवल टू फॉरेस्ट सफारी होता है। मॉर्चरी जो वर्ड है, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मॉर्चरी, ठीक है। ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है सैनाटोरियम का मतलब होता है किसी लंबी बीमारी के लिए, किसी लंबी बीमारी के लिए पेशेंट को जहां एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इलनेस, ठीक है, तो वो सैनाटोरियम। तो इसका एग्जैक्टली सेम आंसर क्या है हमारा? सी, मॉर्चरी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। एक्टिव वॉइस, वर नरेटेड लिखा हुआ है, दोबारा से वर नरेटेड लिखा हुआ है, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म है। तुम क्या करने वाले हैं? वॉज नरेटिंग गलत हो गया, हैड नरेटिंग गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर नरेटिंग लिखा हुआ, वर नरेटेड लिखा हुआ है, तो ये तो वो पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, ठीक है, गलत हो गया। तो नरेटेड सेकेंड फॉर्म जो आंसर है वही हमारा करेक्ट आंसर है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। शी बिकम, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड विद हर पुअर हेल्थ, वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है अपनी पुअर हेल्थ की वजह से, ठीक है ना। एंड बिगेन टू लूज, और उसने स्टार्ट कर दिया, क्या खोना स्टार्ट कर दिया? लूज, क्या खोना स्टार्ट कर दिया है? उस आशा को, उस होप को उसने खो दिया है अब कि वो बेहतर हो पाएगी, अपनी हेल्थ में रिकवरी कर पाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? होप। तो लूज होप, आखिरी जो आस है उसको खोने की ठीक होने की जो आखिरी होप थी उसकी, उसको भी वो क्या करे, इसी वजह से वो क्या है? फ्रस्ट्रेट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लूज होप हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। शी हैज, ठीक है, अ हैबिट ऑफ पोसेशन के लिए दिखाया गया है, शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, खर्च करने की उसकी कुछ आदत है। अगेंस्ट, स्पेंडिंग अगेंस्ट जो फ्रेज है वो ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पे अगेंस्ट को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे और सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अगेंस्ट जो होता है ना, कई मीनिंग होते हैं अगेंस्ट में। जैसे किसी दीवार के साथ या किसी पेड़ के साथ साइकिल लगा के रखा हो तो प्रेपोजिशनल में वो अगेंस्ट हो जाएगा कि ना, उसके साथ है। अगेंस्ट जब हम ही इज पैडलिंग अगेंस्ट द विंड, अगर एक प्रेपोजिशन में इसका मीनिंग बनेगा, अगर वो वायु के विरुद्ध अगर पैडलिंग कर रहा है, साइकिल लेके जा रहा है, तो वो भी अगेंस्ट हो जाएगा। अगर हम किसी मॉल या दुकान से सामान खरीदते हैं और गेट जो गार्ड होता है वो उस सामान को, उस जो हमने कोई सामान खरीदा है उसको जो है वो देखता है, रिसिप्ट है ना, उस रिसिप्ट को देखता है, रिसिप्ट बोलते हैं बेसिकली उसको, रिसिप्ट नहीं, रिसिप्ट के अगेंस्ट उस जो खरीदे हुए सामान को ना चेक करता है, वो भी अगेंस्ट होता है। बट यहाँ पे इस तरह की कोई सेंस नहीं है, तो स्पेंडिंग अगेंस्ट नहीं होगा, सिर्फ स्पेंडिंग रहेगा, तो सी पे हम टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड देखना है, क्या लिखा हुआ? द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन, किसी की अच्छी रेपुटेशन को डैमेज करना, ठीक है। जैसे भाई अभी रिसेंटली जो है राहुल गांधी को कोर्ट से जो है राहत मिली है, तो वो एक उन पे कोई आरोप लगा था, नरेंद्र जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन पे उनकी रेपुटेशन के खिलाफ वो बोले थे कुछ, तो उस सेंस में वो ना कौन सा केस था? डिफेमेशन, उनको डिफेमेशन का जो आरोप लगा था, तो वो ही है यहाँ पे डिफेमेशन, ठीक है। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग, किसी की रेपुटेशन को खराब करना कुछ बोल के, उसके अगेंस्ट कुछ बोल को, तो ये क्या था हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, डिफेमेशन। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंज करना है। एक स्टार्टिंग क्लॉज क्या दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रेज क्या दे रखा है, डेट दिया और डाटा क्या दे रखा है। इन दिसंबर
दिसंबर 2018 के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो देखेंगे किस तरह से गिवन 4 ऑप्शंस वी नीड टू करेक्ट ग्रामेटिकली एज वेल एज कोहेरेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या हुआ है, कॉज्ड अ लैंडस्लाइड दैट एन इरप्शन ऑफ वोल्केनो अनेक क्राकातो टिगर्ड अ सुनामी इन द सुनादा सेरेट। इंडोनेशिया में ये जगह है, ये जो जगह लिखी इंडोनेशिया में, एंड किल्ड मोर देन 400 पीपल। तो किस तरह से घटना स्टार्ट हुई, क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ पहले जो वोल्केनो था वो इरप्ट हुआ, यानी दो वोल्केनो के इरप्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जिसने लैंडस्लाइड को जो है ना, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई जो वो समुद्र में गिरी लैंडस्लाइड, तो जो सुनामी को टिगर्ड की, जो सुनामी को सडनली हैपन, समथिंग सडनली हैपन। ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग सडनली हैपन। तो ट्रिगर्ड, सुनामी को ट्रिगर किया और रिजल्ट क्या निकला, 400 पीपल उसमें जो है वो मारे गए। तो क्या है, किस तरह का जो चीजें चली है उस हिसाब से क्या चलेगा, QPRSC ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या था हमारा, क्यू। सबसे पहले क्या हुआ, वोल्केनो को इरप्शन हुआ, और उसके बाद उसके डिपेंडेंट क्लोज क्या था हमारा, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जब ट्रिगर हुई तो उसकी वजह से सुनामी आई, और सुनामी की वजह से 400 लोगों की मृत्यु हुई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या वर्ड दिया गया है, लॉयल दिया गया है। लॉयल का मतलब विश्वसनीय, लॉयल का मतलब विश्वसनीय, आप जानते हैं। तो इसमें टेरेजिक और स्टूपिड तो नहीं होगा। एक वर्ड लिखा हुआ है फिकल, लिखा हुआ फिकल मतलब वन हु चेंज या हम इस तरह से लिखें, चेंजिंग वंस व्यू और माइंड कॉन्स्टेंटली, बार बार अपने विचार या अपनी सोच को बदलता रहता है, तो वो लॉयल नहीं है। आज उसके साथ है, कल उसके साथ है, तो वो क्या है, लॉयल नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एंटो क्या हो जाएगा हमारा, फिकल हो जाएगा। एंटो जो बताना था वो क्या है हमारा, फिकल हो जाएगा। ठीक है, चंचल या अस्थिर जिसको बोलते हैं, चंचल या अस्थिर। आर्डेंट जो लिखा हुआ है, आर्डेंट शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, टुवर्ड्स एनीथिंग। किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिनोट करना या उसको उसकी तरफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना, तो आर्डेंट होता है। तो फिकल का मतलब बार बार अपने व्यूज और माइंड को चेंज करने वाला, कॉन्स्टेंटली वो चेंज करता रहता है, यानी विश्वसनीय नहीं है, अस्थिर स्वभाव है उसका या चंचल स्वभाव है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा एंटो में, फिकल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डकेट्स रेवरेज द बंगलो इन द एब्सेंस ऑफ ऑनर्स। उसकी जो डकेट्स है वो क्या करेंगे, उस बंगले को क्या किया उन्होंने, रेवरेज किया इन द एब्सेंस ऑफ, जब उस बंगलों में ऑनर नहीं था उसको क्या किया, रेवरेज किया। अब रेवरेज का मतलब क्या होता है, वो अच्छा तो कुछ करेंगे नहीं, एग्जैक्टली तो सील्ड गलत ऑप्शन है, एंटो देखना है। सील्ड, रेवरेज का मतलब क्या होता है, रेवरेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। पहले इसका मीनिंग देख ले, डिस्ट्रॉय या डैमेज, डिस्ट्रॉय और डैमेज, यानी डेमोलिश्ड भी हम इसका क्या कर सकते हैं, साइनो कर सकते हैं, यानी सिनोनियम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डैमेज और डेमोलिश। तो एंटो क्या हो जाएगा, रिस्टोर्ड हो जाएगा। इसका एंटो क्या हो जाएगा हमारा, रिस्टोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पुनः बनाना,
टूटे हुए को पुनः बनाना, या जो चीज़ जहाँ पे जैसे जब वो उसमें वो डकैट्स घुसे तो उन्होंने साजो सामान को इधर उधर कर दिया था, लेकिन उसको वहीं पे रख देना, वापस उसको उसी जगह पे रख देना, रिस्टोर करना होता है। एंड तो क्या हो जाएगा इसका, रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्लोज टेस्ट की बारी अब। ड्यूरिंग द पैंडेमिक के दौरान रिमोट वर्किंग लिखा हुआ, ये वर्ड्स को ध्यान रखना। रिमोट वर्किंग का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल तरीके को, यानी ट्रेडिशनल लोकेशन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह, आरामदायक जगह, जैसे कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर ने उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया था, तो वो रिमोट वर्किंग हो गया एक तरह से, एक कंफर्ट जोन में किससे दूर, ट्रेडिशनल लोकेशन से या ट्रेडिशनल ऑफिस से, कॉर्पोरेट ऑफिस से दूर कहीं पे भी काम अगर वो करता है तो वो क्या है, रिमोट वर्किंग बोलते हैं उसको। तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक रिमोट वर्किंग हैज़ केप्ट द वर्क गोइंग ऑन द क्रॉस। चलिए, तो पैंडेमिक के दौरान जो है रिमोट वर्किंग, मैंने समझाया जैसे वर्क फ्रॉम होम टाइप कुछ भी, रिमोट वर्किंग हैज़ केप्ट द वर्क, उसने चालू रखा, रिमोट वर्किंग ने चालू रखा काम को अक्रॉस द फील्ड्स, एरिया, सेक्शंस नहीं होगा, वन एंड ओनली एक ही आंसर है, सेक्टर्स, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो एक आईटी सेक्टर है ना, या फिर मेडिकल सेक्टर है, या किसी भी अलग अक्रॉस सेक्टर, मैनी सेक्टर्स, उसमें रिमोट वर्किंग ने अलग अलग सेक्टर्स में उस काम को, डिपार्टमेंटल काम को चालू रखा। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री गॉट शट डाउन, तकरीबन हर एक इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन हो गई थी फिजिकली ड्यूरिंग द लॉकडाउन में, बट द वर्क फ्रॉम होम, लेकिन घर पे काम करना जो ये मॉडल था, ट्राई टू रिड्यूस माने घटाना, सब्स्टिट्यूट मतलब ऑल्टरनेट, और तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। रैप्लिनिस का मतलब रिप्लेस, क्या आंसर हमारा, रिप्लेस, इसको रिप्लेस किया, इस मॉडल को ट्राई टू रिप्लेस द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन, ठीक है ना, जो लॉकडाउन का इफेक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया और चीज़ें आसान हो गई, बन गई वो, ठीक है ना। व्हेन इट केम टू जॉब इन द फर्नीचर ऑल्सो, फ्यूचर ऑल्सो, अगर हम जॉब के बारे में बात करें फ्यूचर में भी, मैनी बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है ना, काफ़ी सारे इंडस्ट्री, काफ़ी सारे बिजनेस इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे आईटी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, आर वो भी जो सोच रहे, आर एनालाइजिंग है, एग्जामिन, ऑब्जर्विंग है, एनालाइजिंग है, आर कंसिडरिंग, इसी तरह की सोच रखते हुए क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूइंग विद द हाइब्रिड मॉडल, कि भाई जो है इसी तरह से रिमोट वर्किंग पे काम करके कि एम्प्लॉय को जो है दूर तक या ऑफिस तक ना आना पड़े, वर्क फ्रॉम होम टाइप जो नया मॉडल सेट हुआ लॉकडाउन के दौरान, उसी मॉडल पे काम करके वो उसको हाइब्रिड मॉडल, यानी दोनों तरह से काम, हाइब्रिड का मतलब दोनों तरह से वो काम कर सकते हैं, जब चाहे ऑफिस बुला सकते हैं और जब चाहे वो छुट्टी लेके घर पे भी काम, तो एक तरह का हाइब्रिड मॉडल तैयार हो गया। रिमोट वर्किंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड ज्योग्राफी एज मेजर हायरिंग, ठीक है ना। अब रिमोट वर्किंग ने क्या कर दिया, ये बदल दिया है ज्योग्राफी, उसकी ज्योग्राफी बदल दी है, जो ट्रेडिशनल तरीका था एज अ मेजर हायरिंग फॉर्मूला नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन जो है ना वही इसका डी ऑप्शन हो जाए, क्राइटेरियन। विद 90% ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो 90% के करीब सीनियर एग्जीक्यूटिव है, एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, वो घर से ही काम करना सोचते हैं। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला, 76% ऑफ यूएसए ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लाइकली टू, 76% जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहते हैं, लाइकली टू डैश आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द सिटी, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा, आउटसाइड द डिप्लॉय, मतलब एक तो वो होता है सोल्जर को डिप्लॉय करना किसी स्थिति, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट का मतलब टू स्टार्ट अ प्लान, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, हमारा एम्प्लॉय आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉय का मीनिंग क्या हो गया हमारा,
to pay some, to pay for work, to pay for work, employ, to pay for work. तो क्या हो जाएगा? Likely to employ or side the city or even state according to the talent works pool of recruiting managers conducted across the US quoted by the FE reports. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय आंसर आ जाएगा. ठीक है. एम्प्लॉय का मीनिंग मैंने क्या बताया? टू पे समबडी फॉर वर्क, टू पे समबडी फॉर, टू पे समबडी, टू पे फॉर वर्क, एम्प्लॉय. ठीक है. चलिए, सॉरी. So that is all for today. We will meet with the next QIP. Thank you so much. Till then, have a nice day. Thank you.